प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं पाई सेक्शन फिल्टर। जैसा कि हमने देखा है कि ये हमारे पास एक ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। इस पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जब ये एसी वोल्टता जो आ रही है इसका दिष्टकरण होगा, यानी इसमें एसी को डीसी में बदला जाएगा। तो डीसी हमें मिलेगी पी के ऊपर, इसके आउटपुट पर, रेक्टिफायर के आउटपुट पर हमें मिलेगी डीसी, जिसमें एसी के कंपोनेंट्स होंगे। और उन एसी के कंपोनेंट्स को हटाने के लिए उसमें से उर्मिका, जिसे हम उर्मिका कहते हैं, उर्मिका वोल्टता को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर मेरे पास फिल्टर के रूप में एल और सी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये पाई फिल्टर है। इस पाई फिल्टर में सीरीज़ में एल और 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं पैरेलल में। तो यहाँ पर जो आपके पास पहले आउटपुट वोल्टता मुझे रेक्टिफायर से मिली है वो C1 पर पहले जाएगी, तो C1 से रेक्टिफाई होगी, यानी एक तरह से जैसे कि हमने पार्श्व पद्धत पढ़ा था फिल्टर, उसके द्वारा ये C1 से क्या होगी, पार्श्व पथ फिल्टर के द्वारा इसको हम मान लेते हैं C1 किसकी तरह काम करेगा, पार्श्व पथ फिल्टर की तरह काम करेगा। उससे फिल्ट्रेशन होकर जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगी, इस LC फिल्टर पर जाएगी। यानी हम ये मान सकते हैं कि ये जो पाई सेक्शन फिल्टर है ये 2 प्रकार के फिल्टर का संयोजन है। एक तो है पार्श्व पथ फिल्टर और दूसरा है LC फिल्टर या L सेक्शन फिल्टर, जिसे हमने नाम दिया था। तो पार्श्व पथ फिल्टर के बाद जो आपके पास उर्मिका वोल्टेज रह जाती है उसका मान कितना होगा कि CR = VR sin 2 ओमेगा टी माइनस VR/2 पाई sin 4 ओमेगा टी। यहाँ ध्यान दें कि हमारे पास पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो निर्गत वोल्टता है उसमें कोसाइन कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जब C से ये गुजरती है तो इसमें ये जो रिपल वोल्टेज है उसका मान क्या हो जाता है, कोसाइन की बजाय वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, साइन में। और जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसका मान भी बदलता है और VM की बजाय उसको हमने क्या रखा है, यहाँ पे VR रखा है। तो यहाँ पर अगर हम उस सनादि पदों को नगण्य मान लें तो ये जो आपके पास आएगी VR/पाई sin 2 ओमेगा टी, उसको क्या मान लिया गया है, ER। अब ये वाली जो वोल्टता है, रिपल वोल्टता है, ये किस पे लगती है, LC वोल्टेज पे लगती है। और इससे फिल्ट्रेशन होने के बाद जो बचती है रिपल वो कहाँ जाती है, RL पे। यानी ओवरऑल फिल्ट्रेशन के बाद ये AC कंपोनेंट्स को अपने में से बाईपास करता है, तो यहाँ DC जाती है। ये DC को अपने में से जाने देता है, ये पुनः अपने में से AC को जाने देता है, DC को रोकता है। और सारी DC कहाँ पहुँचती है, पास होके RL पे पहुँचती है। और AC के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स L के द्वारा रोक लिए जाते हैं और बाकी कंपोनेंट C के द्वारा, इन दोनों C के द्वारा बाईपास हो जाते हैं और इनपुट पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमें फिल्टर होके जो यहाँ पे वोल्टता मिलती है लोड के अक्रॉस, वो बहुत अधिक दिष्ट वोल्टता होती है, यानी रिपल यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। इन दोनों फिल्टर से गुजरने के बाद जो रिपल का मान है वो लोड पर बहुत कम हो जाता है। अब हम इसका मैथमेटिकल जब एनालिसिस देखते हैं तो चूंकि LC फिल्टर में हमने देखा था कि RL का मान जो है XC से बहुत ज़्यादा होता है, तो जो अधिकांश उर्मिका धारा है वो किससे प्रवाहित हो जाती है, C2 से। तो इसलिए जो प्रवाहित हो रही ये AC करंट है उसका मान क्या होगा यहाँ पर कि ER/ जो ये धारा इसमें आई है LC फिल्टर में से जो धारा रही, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने LC फिल्टर के लिए काम किया है, तो C फिल्टर से निकलने के बाद जो धारा है वो LC फिल्टर में जाएगी। और LC फिल्टर में यहाँ पर C2 में जो धारा बह रही है उसको हम अगर उसके प्रतिघात से गुणा कर देंगे तो इसके अक्रॉस उत्पन्न वोल्टेज मुझे मिल जाएगी। और जो C2 के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है वही RL के अक्रॉस अपीयर होगी, क्योंकि इन दोनों के जो टर्मिनल हैं वो क्या हैं, कॉमन है। तो इसलिए C2 से जो उर्मिका धारा प्रवाहित हो रही है, AC करंट प्रवाहित हो रही है, उसका मान क्या है कि ER/ प्रतिघात का मान, ये L और C के कंपोनेंट का, तो 2 ओमेगा L माइनस 1/2 ओमेगा C2, क्योंकि ये सेकेंड हार्मोनिक्स को हमने यहाँ पे माना है, इसलिए ओमेगा L की बजाय 2 ओमेगा L को हमने यहाँ रखा है। तो IAC का मान हो गया ER/2 ओमेगा L माइनस 1/2 ओमेगा C। अब हम इससे इसका निकालते हैं, तो हम यहाँ पर इसका मान रख देते हैं जो हमारे पास ER का मान है। तो ER का मान रखने पर मेरे पास क्या हो जाता है, IAC का मान VR/पाई 2 ओमेगा C2/4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अब इसका हम वर्ग माध्य मूल निकालेंगे समय के साथ। तो यहाँ पर ये सब कांस्टेंट टर्म्स है, बाहर आ जाएंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन इसका होगा। यानी पहले साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी करेंगे, फिर 1/t करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी 1/t और पावर हाफ करेंगे तो वर्ग माध्य मूल मान आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी का जब हम वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं तो मुझे 1/√2 मिलता है।
तो इसलिए यहाँ से ये मान मेरे पास IRMS का मुझे मिल जाता है। तो ये धारा जो है ये वो है जो कि C2 पर बह रही है, C2 में से होके बह रही है। तो C2 पर जो रिपल वोल्टेज अपीयर होगी वही RL पर रिपल वोल्टेज होगी, इसलिए उस वोल्टेज का मान हो जाएगा, करंट का IAC का मान हो जाएगा I-RMS इंटू XC2। XC2 क्या है, यहाँ C2 जो संधारित्र है उसका प्रतिघात है। तो यहाँ पर हमने IRMS का मान रख दिया है और XC2 का मान रख दिया है 1/2 ओमेगा C2 और इसको सॉल्व कर लिया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलता है ओमेगा धारा का मान कि VR/π√2 और 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 -1। अब रिपल जो फैक्टर है, उर्मी का जो गुणांक है, उसका मान होता है VAC/VDC। तो अब मुझे दोनों पता हैं तो मैं दोनों का मान रख सकती हूँ। तो VAC का मान ये है मेरे सामने और VDC का मान मैं पहले देख चुकी हूँ, तो इसलिए दोनों मान जब मैं यहाँ रख देती हूँ और VR का मान भी हमने यहाँ रख दिया है, तो हमने सब मान जब यहाँ रख देते हैं तो मुझे क्या मान मिल जाता है कि एक बात मुझे यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये मान जो मुझे मिल रहा है इसमें से VM कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर LC1 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 -1। तो हम ये पहले ही देख चुके हैं जो VDC का मान होता है वो VM - VR/2 होता है। तो VR का मैंने यहाँ रख दिया और VR/2 का मान मैं निकालूंगी तो वो मुझे क्या मिल जाएगा VMT/2RLC, क्योंकि ये रिपल वोल्टता का शिखर मान होता है और पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के लिए T का मान 1/2F होता है। इसलिए जो ER का मान मुझे मिलता है वो मिल जाता है VM π/ओमेगा स्क्वायर LC1 मिल जाता है और ओमेगा स्क्वायर LC2 का मान 1 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो मुझे रिपल फैक्टर मिलेगा उसका मान हो जाएगा 4√2। इसी फार्मूले से हम चल रहे हैं, तो ये 4√2 हो गया, ये 4 × √2 क्योंकि 1 को हमने नेगलेक्ट कर दिया है। ओमेगा स्क्वायर अब ये दोनों गुणा हो जाएंगे इधर से ही, क्योंकि हमने 1 को नेगलेक्ट कर दिया है। तो 4 ओमेगा स्क्वायर पाई से पाई कट चुका है, तो 4 और ये √2 है, तो 4√2 यहाँ हमने रख लिया है। ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा RL C1 और C2। ये मान मुझे यहाँ पर मिल जाएगा किसका, रिपल फैक्टर का। तो इस रिपल फैक्टर में अगर मैं ओमेगा का मान रख देती हूँ, ओमेगा हमेशा हम जानते हैं 2πf होता है और फ्रिक्वेंसी AC के लिए सामान्यतः 60 हर्ट्ज हम लेते हैं, तो इसलिए रिपल फैक्टर का मान मुझे मिल जाता है इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर रख के। तो 3300 डिवाइड बाई LC1 C2 इंटू RL। इसका मतलब जो रिपल फैक्टर है वो किस किस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, L के, C1 के, C2 के और RL के। यानी इन सब के मानों में हम जब बढ़ोतरी करेंगे तो उनमें का गुणांक में क्या आएगी, कमी आएगी। अब यहाँ पर हमने ये दिखाया गया है आपके पास कि ये VDC/VM का मान यहाँ हमने दिखाया है और IDC के साथ इसका कर्व खींचा है। तो यानी एक तरह से हम वोल्टेज रेगुलेशन को निकालना चाह रहे हैं। ये एक पाई फिल्टर के लिए हम देखते हैं कि ये मान 1 से बहुत कम अंतर आ रहा है, ये तेज़ी से यहाँ पर बदल रहा है, फिर उसके बाद ये एक लगभग नियत हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो LC फिल्टर के लिए, क्योंकि यहाँ लगभग कांस्टेंट मान हो गया है वोल्टता का, तो ये जो है LC फिल्टर का वोल्टता नियमन अधिक है। हालांकि इसका रिपल फैक्टर पाई की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। यानी रिपल तो पाई में कम होती है, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन किसका अच्छा होता है, पाई की अपेक्षा LC के लिए, फिल्टर के लिए वोल्टा नियमन ज़्यादा अच्छा है। तो ये था हमारे पास किस प्रकार से फिल्टर हम काम करते हैं। तो आज हम कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हमारे पास जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़े, अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़े, फिल्टर पढ़े, जेनर डायोड पढ़ा, जेनर डायोड से कैसे वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमने देखा, वोल्टेज मल्टीप्लायर देखा है। तो इन सब तो आज हम जेनर वोल्टा पर, जेनर डायोड से जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उस पर आधारित, और वोल्टा जो हमारे पास मल्टीप्लायर है, वोल्टा जो संगुणक है, उस पर आधारित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वोल्टेज मल्टीप्लायर का कि आपके पास 220 प्रत्यावर्ती वोल्टा मेन से लगभग 900 वोल्ट की वोल्टा प्राप्त करने के लिए वोल्टा संवर्धक परिपथ का आरेख हमें खींचना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि प्रत्यावर्ती मेंस का मान ये है, तो निवेशी वोल्टा है और निर्गत इतनी है, तो ये कितने गुणा हो गई है। तो इसको देखने के लिए मैंने क्या किया है, हमने तो प्रत्यावर्ती वोल्टा का जो मान है वो 220 वोल्ट है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टा का जो है वर्ग माध्य मूल मान है, इससे हम शिखर मान निकालेंगे। तो शिखर मान क्या हो जाएगा कि जो शिखर मान है वो हो जाएगा √2 VRMS के बराबर,
यानी इस शिखर मान को मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ Vm। तो इस Vm का जो मान है वो कितना हो जाएगा, √2 इंटू VRMS के बराबर। तो VRMS का मान 220 है, इसको रख के मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलता है 311 वोल्ट, और निर्गत वोल्टता मेरी कितनी है, 900 वोल्ट। तो एक्चुअली मैं देखूँ तो ये निवेशी वोल्टता का कितने गुणा है, तो इसको देखने के लिए मैं 311 से इसको डिवाइड कर देती हूँ 900 को, तो मेरे पास आ जाता है 2.89 लगभग, यानी 3 गुणा आ जाता है। तो इसलिए 3 गुणा हो गई है निर्गत वोल्टता, इसलिए कौन सा सर्किट बनेगा, वोल्टेज ट्रिपल का सर्टिफिकेट बने, मल्टीप्लायर का सर्किट बनाएंगे। तो वोल्टेज ट्रिपलर का जो मल्टीप्लायर सर्किट है, त्रिगुणक वोल्टता संवर्धक परिपथ है, उसमें स्वाभाविक है कि 3 डायोड और 3 ही कैपेसिटर लगाए जाएंगे। तो यहाँ हमने यहाँ दिखा दिया है कि ये AC है, ये C1, ये डायोड D1, फिर C2 डायोड D2, फिर C3 डायोड D3। तो एक तरह से ये कॉम्बिनेशन हमने यहाँ जोड़ रखे हैं डायोड और अगर आपके पास वोल्टेज डबलर होता है तो 2 डायोड और 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं। वोल्टेज ट्रिपलर है इसलिए 3 डायोड और 3 कैपेसिटर। अगर आपके पास चतुर्गुणक होगा तो उसमें आपके पास 4 ही डायोड और 4 ही कैपेसिटर लगाए जाएंगे। और ये देखा जाएगा कि कहाँ पर मुझे वोल्टता का मान 3 Vm मिल रहा है या 4 MVm मिल रहा है, उस हिसाब से हम लोड को वहाँ लगा देते हैं और उस पर मान जो हमें अभिष्ट मान है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ हमने पहले जब मल्टीप्लायर का सर्किट देखा था तो हमने देखा था कि जब यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज लगती है इस डायोड पर, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, तो यहाँ पर इससे होकर C1 की जो है चार्जिंग हो जाती है Vm तक। और अगले साइकिल में जब D2 आपके पास फॉरवर्ड बायस में होता है तब आपके पास C1 से हो वोल्टता और C1 से होकर इसकी चार्जिंग डायोड D2 के थ्रू C2 की चार्जिंग कितने तक हो जाती है, 2 Vm तक। इसी प्रकार अगले साइकिल की अगर हम बात करें जब डायोड D3 फॉरवर्ड बायस में होता है तो इसकी चार्जिंग इस परिपथ से होकर वापस पुनः कितने तक हो जाती है, 2 Vm तक। यानी हर कैपेसिटर C1 के अलावा जो भी कैपेसिटर हम लगाते हैं वो कितने तक चार्ज होता है, 2 Vm तक। और इसका सर्टिफिकेट किस तरह से मॉडिफाई होता है, किस तरह से हम इसको परिपथ को रिड्यूस करते हैं और कैसे धाराएं वोल्टताओं के मान निकालते हैं, हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज ट्रिपलर पहले की चार्जिंग कितने तक हुई, C1 तक, दूसरे की Vm तक, दूसरे कैपेसिटर की 2 Vm तक, तीसरे कैपेसिटर की वापस 2 Vm तक। तो ये Vm और 2 Vm सीरीज में होने पर ये टोटल वोल्टेज अगर हम इसके अक्रॉस नापेंगे, RL यहाँ लगा देंगे तो कितनी वोल्टेज आएगी, 3 Vm। यानी वोल्टेज ट्रिपलर के लिए मुझे C1 और C2 के सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो इनके पैरेलल में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, लोड, ताकि मुझे क्या मिल जाएगा, Vm और 2 Vm मिलकर कितनी वोल्टता मिल जाएगी RL पर, 3 Vm। एक बात ध्यान रखें कि अगर हम यहाँ पर C2 के अक्रॉस अगर हमने लोड लगा दिया है तो ये ट्रिपलर नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, डबलर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने लोड कहाँ लगाया है। तो अगर आपने C2 के अक्रॉस केवल लोड लगा दिया है तो यहाँ पर यानी यहाँ लोड लगा लिया इस तरफ तो सिर्फ डबलर मिलेगा। अगर आपने इस सेक्शन में लगाया है तो वोल्टेज ट्रिपलर होके मिलेगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि इस लोड के अक्रॉस ये वोल्टेज ट्रिपलर की तरह सर्किट बिहेव कर रहा है। और अगर मान लो कि निर्गत वोल्टेज 900 वोल्ट ना होकर 1200 वोल्ट होती, और अगर निर्गत वोल्टेज 1200 वोल्ट होती तो ये लगभग कितनी निवेशी का कितने गुणा हो जाती, 1200 बटे आप 311 करेंगे तो लगभग 3.8 के आसपास, यानी 4 गुणा मान मिलेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर चतुर्गुणक का परिपथ बनाना पड़ेगा। और चतुर्गुणक में हम क्या करेंगे कि एक इसमें सेक्शन और बढ़ा देंगे जिसमें एक डायोड और एक कैपेसिटर और लगेगा, यानी 4 डायोड और 4 कैपेसिटर हम लगाएंगे, जैसे कि मैंने इस परिपथ में दिखा दिया है आपको कि ये यहाँ पर एक कैपेसिटर डायोड का कॉम्बिनेशन, ये दूसरा, ये तीसरा और इधर ये वाला चौथा। तो अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो C1 पर तो Vm ही वोल्टता मिलती है, बाकी सब कितने तक कैपेसिटर के चार्ज होते हैं, 2 Vm तक। तो ये 2 Vm और C2 और C4 के अक्रॉस जब मैंने लोड लगा दिया तो ये 2 Vm तक चार्ज है, ये भी 2 Vm तक, तो दोनों मिलके कितने वोल्टता देंगे मुझे, 4 Vm। लेकिन अगर आप ध्यान रखें, आपने इस तरफ अगर आपका लोड लगा दिया है, C1 और C3 के कॉम्बिनेशन में अगर आपने अपना लोड लगाया है, तब उस स्थिति में आपको कितनी वोल्टता मिलेगी, 3 Vm, यानी ट्रिपलर। तो इस तरफ लगाएंगे तो ट्रिपलर की तरह सर्किट मिलेगा, और इस तरफ वोल्टेज लगाएंगे तो आपके पास चतुर्गुणक की तरह व्यवहार करेगा। और चूंकि 4 डायोड ही लगा रहे हैं तो हम ज़्यादा वोल्टता ही प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि अगर मुझे ट्रिपलर ही चाहिए होता तो मैं 3 ही डायोड लगाती। तो मैं चूँकि 4 लगा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लोड को C2 C4 के क्रॉस लगा के 4 वोल्ट चतुर्गुणक के रूप में इसको मान को प्राप्त करूँगी। अब दूसरा एग्जाम्पल है मेरा जेनर डायोड का,
और उसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो एक से परिपथ मुझे जेनर डायोड के लिए दे रखा है और ये कहा जा रहा है कि लोड के अक्रॉस कितनी वोल्टता है, इस सीरीज में जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया उसके अक्रॉस कितनी धारा बह रही है, जेनर डायोड में कितनी धारा बह रही है और पावर कितनी है इस जेनर डायोड के अक्रॉस, तो उस सब के मान मुझे निकालने हैं। और यहाँ मुझे ये भी दे रखा है कि अगर RL को मैं 1.5 की बजाय 3 किलो ओम से विस्थापित कर दूँ तो यही मान मुझे क्या प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम सबसे पहले तो ये गणना कर लेते हैं कि आपके पास जब आपके पास ये यहाँ पर ये ओपन सर्किट मान लेते हैं हम। क्यों माने? क्योंकि सबसे पहले हम वोल्टता की गणना करते हैं कि मान लो ये डायोड अगर यहाँ नहीं होता तो वोल्टता कितनी होती। वोल्टता V का मान हम यहाँ निकालते तो वो कितना मिलता मुझे कि VI अपॉन RL अपॉन RS प्लस RL मिलता। तो VI का मान कितना है? 15 है। RS प्लस RS 1000 प्लस 1500 हमने इसको ओम में चेंज कर दिया है और RL का मान 1500, तो ये हम रखते हैं। तो V का मान मुझे कितना है? मिलता है 9 वोल्ट। और ये जो 9 वोल्ट है इसका मतलब वोल्टता का जो मान है ये VZ के यानी जेनर पे जो वोल्टता आ रही है वो VZ से कम है और VZ से कम है तो जेनर किस में होगा? ऑफ स्टेट में होगा। और चूंकि ये ऑफ स्टेट में है तो इसको हमने खुले परिपथ में यहाँ दिखाया हुआ है और ये खुले परिपथ में है इसलिए जो इनपुट वोल्टेज है वही यहाँ पर जो वोल्टेज मैंने V निकाली है वो वही वोल्टेज V यहाँ जेनर वोल्टेज की बजाय जो वोल्टेज V है वही यहाँ अपियर हो जाएगी और उसका मान कितना होगा? 9 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब ये लोड वोल्टता मुझे मिल चुकी है क्योंकि डायोड खुले परिपथ में है। तो मैं VS का मान निकालती हूँ। तो VS का मान क्या होगा? जो आपके पास दोनों का अंतर है VI माइनस VL, क्योंकि एक तरह से किरचॉफ के नियम से अगर मैं देखूँ तो ये तो ओपन सर्किट में चला गया है तो ये पूरा परिपथ जो आ रहा है इसमें जो वोल्टेज ये दे रहा है उसका योगफल यहाँ क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है और यहाँ जो वोल्टेज आ रही है दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो VL का मान VI माइनस VS हो जाएगा या VS का मान मैं निकालूंगी तो VI माइनस VL हो जाएगा। VL मुझे पता है, VI मुझे पता है, तो इसलिए VI का मान मेरे पास है 15 वोल्ट और VL का मान मैं निकाल चुकी हूँ 9 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। और चूंकि डायोड जेनर डायोड ओपन सर्किट में है अभी फिलहाल क्योंकि जो वोल्टेज इस पर अपियर हो रही है वो इसकी जेनर वोल्टेज से कम है तो जेनर का जो काम है वो अभी शुरू नहीं होगा, तो इसलिए IZ का मान 0 है इसलिए PZ का मान भी क्या आएगा? 0 वाट आएगा। अब मान लो कि RL का मान क्या है? 3 किलो ओम है। तो हम ये देखते हैं कि अब जेनर पे अक्रॉस कितनी वोल्टेज लग रही है तो उसका मान हो जाएगा VI अपॉन RS प्लस RL इंटू RL, यानी पुनः वही हम समीकरण लगा रहे हैं, सिर्फ मान बदल गए हैं किसका? लोड का। तो VI का मान 15, RS का मान 1000, RL का मान 3000 और इंटू 3000 करेंगे तो ये मान मुझे मिलता है 11.25 वोल्ट। यानी अब जो वोल्टता मुझे मिल रही है वो जेनर पे जो वोल्टता लग रही है अब वो जेनर वोल्टता से अधिक है। इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसे हम कहें, जैसे जेनर भंजन वोल्टता हम कहते हैं, उससे अधिक है, इसलिए अब डायोड किस अवस्था में होगा? ऑन हो जाएगा। और ऑन हो जाएगा तो यही सर्किट अब मुझे यहाँ से अब ओपन सर्किट खत्म होके यही सर्किट है अब। तो अब चूंकि ये जेनर काम कर रहा है तो उस स्थिति में जो मुझे जो वोल्टेज जेनर के अक्रॉस है वही यहाँ किस पे होगी? लोड के अक्रॉस। और जेनर वोल्टेज का मान कितना है? 10 वोल्ट। और जेनर चूंकि अब यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो जेनर वोल्टेज से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि दोनों के टर्मिनल कॉमन है तो जितनी वोल्टता जेनर वोल्टेज की है वही यहाँ अपियर होगी। क्योंकि जेनर धारा बढ़ सकती है इनपुट के मान में परिवर्तन से, लेकिन जेनर वोल्टता में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर यही वोल्टता लोड पर लगेगी तो इसलिए मान कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। और जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है RL उसके अक्रॉस जो वोल्टेज पुनः अपियर होगी वो VI माइनस VL से पुनः 15 माइनस 10 यानी 5 वोल्ट हो जाएगी। और IL का मान अब क्या हो जाएगा? VL अपॉन RL। VL का मान 10 है, RL का मान मुझे मालूम है, अब 3 किलो ओम है इसलिए ये हो जाएगा 3.33 मिली एम्पर। IS का मान VS अपॉन RS, तो VS अपॉन RS का जो मान है उसके बाद वो है 5 अपॉन 1000 तो यानी 5 मिली एम्पर आ जाएगा। और जेनर धारा का जो मान है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो IS है इस नोड पॉइंट पर जो IS है वो दो भागों में बट रही है, तो किरचॉफ करंट लॉ से IS का मान क्या हो जाएगा? IL प्लस IZ के बराबर हो जाएगा। और IZ का मान इसलिए क्या होगा? IS माइनस IL। IS का मान मैं निकाल चुकी हूँ 5 मिली एम्पेयर है। IL का मान मैंने अभी निकाला है, इसके लिए 3 है, तो IS माइनस L दोनों मान मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो ये मान कितना आ जाएगा? 1.67 मिली एम्पेयर जेनर धारा होगी। और इसलिए जेनर के अक्रॉस जो आपके पास पावर होगी वो कितनी होगी? V इंटू आई से हम निकाल लेते हैं, तो VZ इंटू IZ, VZ का मान 10
IZ का मान 1.67, तो ये कितनी आ जाता है 16.7 मिलीवाट के बराबर, क्योंकि ये जो धारा है वो किस में हमने रखी थी, मिली एम्पेयर में, इसलिए ये वाट किस में आएगा, मिलीवाट में। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जेनर के लिए किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करते हैं। धन्यवाद।